हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझेंगे, तो जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। तो क्या होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? इसको समझने के लिए आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स। तो क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या वन से कटें, स्वयं और वन के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटें। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है तो 2 या तो 1 से कटेगा या स्वयं 2 से ही कटेगा। 1 और 2 के अलावा ये किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये क्या होगा? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार आप 3 ले लें तो 3 या तो 1 से कटेगा या स्वयं 3 से ही कटेगा। तो 1 और 3 के अलावा ये किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये क्या होगा? अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटें या स्वयं से कटें, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटें, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं मैं लिख देता हूं, जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि, और ये अनंत तक हो सकती हैं। ठीक है नहीं? तो अब हमने यहाँ पर एक से बड़ी संख्याएं ही क्यों कहा? तो एक से बड़ी संख्याएं इसलिए कहा हमने क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, तो इसलिए हम एक से बड़ी संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है नहीं? तो अब हम जानते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स। तो क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 1 से कटें या स्वयं से कटें, 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटें, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 है तो 4 1 से कटेगा और स्वयं 4 से ही कटेगा, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या 2 से भी कटेगा। ठीक है नहीं? तो ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें या स्वयं से कटें और 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटें, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार आप 6 ले लें तो 6 1 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा, और 1 और 6 के अलावा ये अन्य संख्या 2 से भी कटेगा और अन्य संख्या 3 से भी कटेगा। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर अन्य संख्या कितनी थी? 1। यहाँ पर अन्य संख्या कितनी हुई? 2। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 हो या 2 हो, लेकिन कम से कम एक अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। ठीक है नहीं? तो ऐसी संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या में लिख देता हूं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, और इसी प्रकार ये अनंत तक हो सकती हैं, कितनी भी। ठीक है नहीं? तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास? 2। सबसे बड़ी हम कह नहीं सकते क्योंकि अनंत तक जा रही है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास? 4। सबसे बड़ी हम बता नहीं सकते क्योंकि ये भी अनंत तक जा रही हैं। ठीक है नहीं? तो हमने जान लिया अभाज्य संख्या क्या होती हैं और भाज्य संख्या क्या होती हैं। तो अब हम समझते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक
गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे आप कोई भी अपनी तरफ से एक भाज्य संख्या ले लो, जैसे मैं यहाँ पर 28 ले लेता हूँ, तो इसके मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 से काटूंगा, 2 गुना 2 और 2 चौक 8, फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 सत्ते 14, फिर मैं 7 से काटूंगा, 7 गुना 7। तो अब मैं 28 को लिख सकता हूँ, 28 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 और गुणा में 7। ठीक है नहीं। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि आप कोई भी एक भाज्य संख्या लो, उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है नहीं। और साथ ही ये कहती है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब होता है कि आप अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम ले लें, चाहे आप 7 को इधर लिख लें और 2 को इधर लिख लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर 28 को पहले मैंने 2 से भाग दिया था, अब मैं 7 से भाग दे रहा हूँ, 7 चौक 28, फिर 2 से भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 2 गुना 2। तो अब मैं 28 को लिख सकता हूँ, 28 बराबर होगा हमारा 7 गुणा 2 गुणा 2, 7 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा, और 2 2 बार है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि एक अभाज्य संख्या के आप किसी भी क्रम में अभाज्य गुणनखंड करें, चाहे आप पहले छोटी संख्या से काटें या बड़ी संख्या से काटें, उसके जो फाइनल गुणनखंड आएंगे तो उनमें कोई अंतर आता है? नहीं सर, कुछ भी अंतर नहीं है, बस क्रम बदल गया है। देखो यहाँ पे था 2 की पावर 2 गुणा 7, यहाँ पर 7 गुणा 2 की पावर 2। तो यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर 7 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 7 की पावर 1 है। तो गुणनखंड तो हमारे सेम आए हैं, लेकिन यहाँ पर क्रम बदल गया है। तो यही तो कह रहा है कि तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी आप कोई भी क्रम में गुणनखंड कर लें, गुणनखंड हमारे यही आएंगे। तो इसलिए इसने कहा कि गुणनखंडन जो होता है अद्वितीय होता है। तो ये अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब इसके अलावा कोई और गुणनखंड आ ही नहीं सकते। ठीक है नहीं। आप किसी भी तरह से गुणनखंड कर लें इसके, 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, यही गुणनखंड आएंगे। ठीक है नहीं। तो यही होती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अब हम इस प्रमेय पर आधारित उदाहरण नंबर 5 को हल करेंगे। तो अब हम उदाहरण 5 को हल करते हैं। तो जिसमें हमसे कहा गया है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम शून्य पर समाप्त होने वाली कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे 10, 20, 100। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, और इसी प्रकार मैं 20 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 10, और इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 2 गुणा, और इस 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। इसी प्रकार मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, और इस 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा, और इसी प्रकार इस 10 को भी मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ। ठीक है नहीं। तो आपने यहाँ क्या देखा कि कोई भी संख्या जो अंक शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 जरूर आएगा। ठीक है नहीं। यहाँ पर 2 बार 2 गुणा 5 है देखो, लेकिन हमें एक बार चाहिए, कम से कम एक बार जरूर आएगा।
तो यहाँ पर हमारी एक शर्त बन गई कि यदि कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 जरूर आएगा। ठीक है नहीं? तो अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद यहाँ हम लिखेंगे यदि कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 अवश्य आएगा। तो यदि कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 अवश्य आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें दिया गया है 4 की पावर n, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 की पावर n, और इस 4 की पावर n में हम इस 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होंगे 2 दूनी 4, 2 गुना 2। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, बाहर n पावर हमारी चल रही है। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही है, यहाँ पर 2 गुणा 5 नहीं आ रहा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 नहीं है, इसलिए n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो यहाँ पर हमसे कहा गया था कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो यहाँ हमने देखा कि n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। तो यही हमारा उदाहरण 5 का हल हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 6 को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।